नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहारियों के ऊपर दूसरे राज्यों में होने वाले अत्याचारों के बारे में। दोस्तों, आए दिन बिहारियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में हमें विभिन्न अखबारों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चलता ही रहता है। बिहारी काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते ही रहते हैं और रोजगार के लिए आज से नहीं, शुरू से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते रहे हैं। पर क्या इसके लिए किसी को वहां मारना पीटना ये उचित है, ये सही है? ऐसा ही मामला कुछ दिन पूर्व दक्षिण भारत में सुनने में आया था, जहां पर बिहारी लोगों को वहां काम करने से रोका गया और उनके साथ हिंसा का प्रयोग किया गया। इस पर बिहार में भी राजनीति बहुत गरमाई। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर अभी की विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति खूब गर्म की। खैर, ये तो कुछ दिन पहले की बात है। महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ अत्याचार कोई नई बात नहीं है, यह बहुत पहले भी होता था। लेकिन 2008 में जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी ने बिहारियों पर कुछ ज़्यादा ही अत्याचार का प्रयोग करने लगे, या कह सकते हैं कि ज़्यादा ही हिंसा का प्रयोग होने लगा, तब ये मामला देश की सुर्खियों में आया। ऐसा क्यों है कि बिहारियों को ही हर जगह यातनाएं झेलनी पड़ती है? काम की तलाश में अन्य राज्यों में जाना कोई नई बात तो नहीं। लोग अक्सर काम के लिए दूसरे राज्यों में जाते रहे हैं। 2024 के डेटा के अनुसार यदि बेरोजगारी दर को देखा जाए तो महाराष्ट्र में 9% है और बिहार में 17%। तो क्या रोजगार की तलाश में बिहारियों का अन्य राज्यों में जाना गलत है? महाराष्ट्र की पार्टियां लोगों का समर्थन और सहानुभूति पाने के लिए अक्सर ऐसी काम करते रहती हैं। वह लोगों को इस बात के लिए हमेशा से ही डराते हैं कि बिहार के लोग, बिहार के मजदूर उनका हक मार रहे हैं। यह अफवाह इसलिए फैलाई जाती है ताकि महाराष्ट्र के लोगों में यह खौफ पैदा किया जा सके और उनकी सहानुभूति ली जा सके। मुख्यतः निम्न वर्गीय परिवारों, मध्यम वर्गीय परिवारों में ही इन पार्टियों द्वारा ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं और अपनी राजनीति चलाई जाती है। यह हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारी राजनीतिक पार्टियां सही तरह से अपने देश का विकास नहीं कर पाई। यदि करती, यदि हमारे राज्यों में, देश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की मूलभूत सुविधाओं का सही तरह से निर्वहन करने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उसका विकास किया गया रहता, तो आज लोगों की ये दुर्दशा नहीं होती। यह सरासर राजनीतिक निष्क्रियता का ही देन है कि लोग अन्य राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। यह बिहार की राजनीतिक अस्थिरता और शासन की निष्क्रियता का ही देन है कि बिहार के लोग अन्य राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हैं। यदि उद्योग और शिक्षा का विकास बिहार में सही तरह से हुआ रहता तो बिहार आज अपने चरमोत्कर्ष पर होता। बिहार के इतिहास को देखा जाए तो बिहार का इतिहास अपने शासन और शिक्षा के लिए शुरू से विश्वविख्यात रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को आप जानते ही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अपने शिक्षा के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ से हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपने अपने क्षेत्र में सफल हुए हैं। विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर उन्होंने अपने देश में खूब तरक्की की। सम्राट अशोक ने भारत को और भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और काबुल तक
अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। आगे हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक के शासनकाल में ज़्यादा हुआ, और इसका प्रभाव ये था कि बहुत सारे देशों ने आज बौद्ध धर्म को अपना प्रमुख धर्म बनाया है। बिहारियों पर अत्याचार हमेशा से महाराष्ट्र में होते आ रहे हैं। यह सरकार की निष्क्रियता है कि वह इन विभाजनकारी लोगों को सही तरह से दंडित नहीं कर रही। यदि ऐसा हुआ होता तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर बिहारियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है। यदि आज केंद्र सरकार यह कहे कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं है तो यह सरासर गलत होगा। महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार में भी भाजपा की ही सरकार है। यदि सरकार सही तरह से कदम उठाती तो ये नौबत ही नहीं आती। बिहार के मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर अपना रुख साफ क्यों नहीं करते, या फिर उन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। उन्हें बिहार के लोगों की दुखों और तकलीफों का कोई अंदाजा नहीं। वर्तमान में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री घोषणाओं पर घोषणाएं का ऐलान किए जा रहे हैं, पर उन घोषणाओं का चुनाव के बाद या जीतने के बाद, सरकार में आने के बाद उन घोषणाओं पर कितना अमल होता है यह देखना किसका काम है। यदि इन सारी चीजों पर अमल हो ही रहा है तो बिहार के लोगों को बाहर जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, या यह सिर्फ कोरी घोषणाएं ही। बिहार के मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को, भाजपा से यह पूछना चाहिए कि वो इन विभाजनकारी हरकतों पर वहां महाराष्ट्र में जो हो रहा है बिहार के लोगों के साथ, उस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता, या फिर उन्हें सिर्फ सत्ता से मोह है। या फिर महाराष्ट्र सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उनके राज्य में दूसरे राज्यों से आए लोगों के लिए कोई जगह नहीं। गलती किसकी है? बिहार के उन लोगों की जो लगभग क्या 20 वर्षों से एक ही गठबंधन की सरकार को चुन रहे हैं। या फिर गलती उन नेताओं की है जो चुनाव का समय आते ऐसे बाहें खोल के ऐलान करते हैं घोषणाओं का, ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि लगता है कि भाई अब जाके गरीब लोगों को, बिहार के लोगों को थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही चुनाव जब हो जाता है और सरकारें बन जाती हैं, ये सारे वादे एक ठंडे बस्ते में धरे के धरे रह जाते हैं। या फिर गलती प्रशासन की है जिनके ऊपर कानून और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। इन सभी चीजों को बहुत ही गहराई से समझना होगा और बिहार के लोगों में यह जागरूकता फैलानी होगी कि वो सरकार से यह सवाल पूछे कि कहीं भी बिहारियों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। वो अपने ही राज्य में ऐसे माहौल क्यों नहीं बनाती जिससे बिहार के लोग सुख और चैन की नींद अपने ही राज्य में ले सके। अब यह बिहार के लोगों को सोचना होगा कि आने वाले समय में वह किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, या फिर आने वाले समय में वो अपने बच्चों का भविष्य किस तरह देखना चाहते हैं। क्या आपकी तरह ही वो दूसरे राज्यों में जाकर काम करने को मजबूर हो, या फिर आप कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे जिससे आज आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकें। हमें कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। आज लोगों को जाति, धर्म और समुदायों से ऊपर उठकर ऐसे उम्मीदवार को जिताना होगा जो उनके दुखों और तकलीफों को समझ सके और उसी आधार पर उनके लिए कोई अच्छी योजना बना सके या उसके लिए वो काम कर सके। ध्यान रखें, मैंने उम्मीदवार कहा, सरकार नहीं। कोई भी पार्टी उम्मीदवारों से बनती है।
हमें पार्टी चुनना ही क्यों है? हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव में, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। हमें यह निर्णय लेना होगा कि हम किस तरह का उम्मीदवार चुनते हैं। याद रखिए, आप जिस तरह के उम्मीदवार को चुनेंगे, आपके साथ भी वैसा ही होगा। एक स्वच्छ और ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को यदि हम चुनते हैं तो हमारे यहाँ विकास काम होंगे, चाहे वो किसी पार्टी से संबंध रखता हो या नहीं रहता हो। एक विधायक के पास अपने फंड होते हैं, या एक विधायक के पास कहे तो अपनी कुछ शक्तियां होती हैं जो उसे कानून और संविधान द्वारा मिले होते हैं, जिसकी बदौलत वो खुलकर काम कर सकता है अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो भाई पार्टी चुननी ही क्यों है? हम उम्मीदवार ही क्यों नहीं चुने? यदि पार्टी को चुनने से विकास होता है तो 20 सालों से एनडीए की गठबंधन की सरकार है, तो क्या विकास कार्य हो रहा है? हाँ, यदि आप सड़कों को बनाने को ही विकास का काम कहते हैं तो भाई तब तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। क्या सड़क को हर जगह बना देने से, सड़कों का विकास करने से विकास हो जाता है, या उससे आगे की भी जिंदगी होती है? आपको तय करना होगा कि आप किस तरह की सरकार चाहते हैं। सरकार को छोड़िए, उम्मीदवार पर ध्यान दें। यदि आप एक सही उम्मीदवार को चुनते हैं तो विकास काम होगा। और देखा जाए तो देखा क्या जाए, अटल जी के शब्दों में मैं आपसे एक कहना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था, राजनीति का खेल तो ये चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परंतु यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज लोकतंत्र को बचाने का समय है। आप सोचें और गंभीरता से सोचें। ये सिर्फ बिहारियों की ही बात नहीं, ये आने वाले समय की मांग है कि बिहार के लोग बिहार में ही रोजगार के लिए जाएं, काम करने जाएं, उन्हें अन्य राज्यों के धक्के ना खाने पड़े, अन्य राज्यों में उन्हें प्रताड़ित ना होना पड़े, और ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि लोग जाने को मजबूर हो जाए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाना ना भूलें। इससे हमें एक पॉजिटिव वे मिलता है, जिससे हम और ही ऊर्जा के साथ आपके लिए काम करने देते हैं। धन्यवाद।